नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। 3 महीने से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को केंद्र रद्द करने से साफ इनकार कर चुकी है, लेकिन किसान भी कानूनों को रद्द करवाने पर अड़े हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस अभी भी सुरक्षा में तैनात है। ऐसे में गर्मी को देखते हुए किसान संगठन सीमाओं पर विशेष इंतजाम कर रहे हैं। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अमृतसर से कल जत्था रवाना हो रहा है। गर्मियों को ध्यान में रखते हुए ट्रॉलियों में इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, इसलिए किसान ने भी ये सोच लिया है कि अगर ये कानून रद्द नहीं हुए तो उनका आने वाला समय काफी खतरनाक होगा। इसलिए किसान अपने संघर्ष को लंबा लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे किसानों ने कहा, उन्हें शौक नहीं है दिल्ली में इतने दिन धरने लगाने का, लेकिन सरकार का रवैया ठीक नहीं है और केंद्र सरकार के मंत्री भी ये मान चुके हैं कि 90% ये कानून ठीक नहीं है, लेकिन वे इसे रद्द न करने पर भी अड़िग होने के कारण किसानों को अपने संघर्ष को लंबा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनके दिशा निर्देशों के अनुसार हमने क्या किया, अभी जाली लगा दिया है। पंखे का इस्तेमाल, पंखा, जाली और जो ऑडोमैस वगैरह, ये सारी चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए ट्राली तैयार किया। ये 5 मार्च को अमृतसर से जैसा जा रहा है। इसमें सर कम से कम भी 16-17 घंटे लग गए तैयार करते हुए, क्योंकि ऊपर भी तरपाल जो है, पहले हम लोग तरपाल पूरी डाल के चलते थे। अभी क्या किया है, जो डबल तरपाल ऊपर डाली है बारिश के लिए, जब पानी ना नीचे गिरे, और साइड में मच्छरदानी टाइप ये जो जाली लगी हुई है ये लगाया हुआ है एक्स्ट्रा, कि मूविंग के दौरान भी इसमें हवा आएगी, गर्मी नहीं होगा। वहां पे रुकने में भी क्या है कि हवा भी आएगी प्लस मच्छर भी नहीं अंदर जाएगा। पूरा कवर कर दिया है चारों ओर से। जारी रहेगा ये एजुकेशन। देखो, हम तो बिल्कुल प्रिपेयर है। जब तक मोदी साहब नहीं मानते, मानना तो उनको पड़ेगा ही। आज मान ले, कल मान ले, हम बिल्कुल तैयार हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली। राष्ट्रपति ने उन सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की जो टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के तहत इसकी पात्रता रखते हैं। राष्ट्रपति ने इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासकों को धन्यवाद भी दिया। देश भर में चलाए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के तहत 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण के लिए लोग कोविन 2.0 पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक ली थी। देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के वैक्सीनेशन के बाद तमाम मंत्री और नेता वैक्सीन की डोज ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपनी पत्नी के साथ गाजियाबाद के कौशाम्बी में यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली। उन्होंने कहा कि इलाज से बेहतर कोरोना वायरस की रोकथाम है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल सिंह मलिक ने शिलोंग में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम के जिला चिकित्सा कार्यालय के कोरोना टीकाकरण केंद्र में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र लोगों से आगे आने और वैक्सीन लेने की अपील की। साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। उन्होंने सभी पात्र लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील की। और इस बीच कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे सामने आ गए हैं। तीसरे चरण के ट्रायल में वैक्सीन 81% तक प्रभावी पाई गई है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि देश के 25,800 लोगों पर ट्रायल किए गए थे, जो कि आईसीएमआर की भागीदारी में अब तक के सबसे बड़े ट्रायल्स थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की शंका को दूर करने के लिए कोवैक्सीन का टीका लगवाया था।
कोवैक्सीन पर आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि ये वैक्सीन 8 महीने से भी कम समय में तैयार पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। ये आत्मनिर्भर भारत की असीम ताकत को दर्शाता है। ये बताता है कि भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए समय सीमा को हटा दिया है और 24 घंटे टीकाकरण की अनुमति दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि अस्पतालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें। इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी। ये व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके समय की कीमत बखूबी समझते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना और इसी तरह की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में अनुमति देने का फैसला किया है। सरकार ने उन निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दी है जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि उसके पास टीकों का पर्याप्त स्टॉक है। ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला स्टोरों पर टीके के भंडारण की जरूरत नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में कोविड के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी जारी है। सोमवार को देश भर में 14,989 नए मामले सामने आए। इसमें इन राज्यों का योगदान 85.95% है। महाराष्ट्र में कल सबसे अधिक 7,863 नए मामले दर्ज किए गए। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,70,000 तक पहुंच गई है, जो देश के कुल संक्रमित मामलों का केवल 1.53% है। सोमवार को 13,123 मरीज ठीक हुए। अभी तक कोविड के 1,08,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। शिकोहाबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा आज अग्रवाल धर्मशाला में एक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कैंप लगाया गया, जिसमें नगर के काफ़ी व्यापारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण कराया। कैंप में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, विनय कुमार यादव और खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा मौजूद थे। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कैंप का उद्घाटन किया। कैंप के संयोजक कुलदीप गुप्ता और फुजौनी, जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता, जिला महामंत्री मौजूद थे। कैंप के माध्यम से व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराकर उनको कैंप स्थल पर ही रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र दिया गया। कैंप में करीब 80 व्यापारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। आज ये उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वाधान में खाद्य पदार्थ औषधि का कैंप लगा हुआ है, जिसमें जितने जो शहर के व्यापारी हैं, जिन लोगों के लाइसेंस खाद्य पदार्थ के नहीं बने हुए हैं, वो लोग अपना यहाँ पंजीकरण करा के लाइसेंस अपना बनवा लें, और जिनके रिन्यूअल नहीं हुए हैं वो अपना रिन्यूअल करा लें। इसमें अभी तक 60 के आसपास का लाइसेंस बन चुके हैं और 100 की संभावना, 100 प्लस से ऊपर ही 100 प्लस लाइसेंस कम से कम बन जाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को आज एक बार फिर झटका लगा। आसनसोल के 3 पार्षद तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हो गए। तीनों पार्षदों ने कोलकाता में बीजेपी की सदस्यता ली। इनके अलावा विधाननगर के मेयर इन काउंसिल देवाशीष जाना भी आज बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले आसनसोल के पूर्व मेयर और पंडेश्वर के टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी कल बीजेपी का दामन थामा था। वहीं दूसरी तरफ बांग्ला फिल्म अभिनेत्री सायंतिका बैनर्जी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। इस मौके पर टीएमसी के महासचिव पार्थ चैटर्जी, मंत्री सुब्रत चैटर्जी और ब्रात बसु उपस्थित थे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के बीच सवाल उठता है कि ये धरना कब खत्म होगा। इस सवाल के जवाब में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये धरना जल्द खत्म होने वाला नहीं है। मोदी सरकार के कृषि कानूनों की वजह से देश में बढ़ने वाली है महंगाई। अब राकेश टिकैत का साफ कहना है कि सरकार की नीतियां किसानों को नुकसान पहुंचा रही हैं, इसलिए धरना जारी रहेगा। वहीं इस धरने को लेकर किसानों ने अपनी कमर कस ली है।
सिंघू, टिकरी और शाहजहांपुर के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर पर खासे इंतजाम किए जा रहे हैं। तंबू टेंट के साथ गर्मी से बचने के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वहीं एसी, पंखे, फ्रिज आदि की सुविधा देकर प्रदर्शनकारियों के लिए खास टेंट भी तैयार किए जा रहे हैं। अब इन इंतजामों को देखकर नहीं लगता कि किसान इतनी जल्दी पीछे हटने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार भी कानूनों को रद्द करने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि किसानों और सरकार के बीच जारी विवाद का अंत कब तक होता है। मेरा नाम सवीन कुमार है, जिला जींद, तहसील सफीदों। अच्छा, हमारी समस्या ये है, ये जो तीनों कानून हैं ये काले कानून हैं। हम चाहते हैं कि ये वापसी हो और MSP पर लिखित में कानून बने, ये हमारी मेन मांग है। इसके बाद और भी कुछ है वो बाद में, पहले ही है। अच्छा, सरकार अपनी जिद पे अड़ी है, किसान अपनी जिद पे अड़े हैं, कोई बीच का रास्ता है क्या? नहीं, कोई सुझाव नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहीं डटे रहेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए। हम तो किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनकी फसलें MSP पर नहीं बिखरी, अभी तो ये आंदोलन है। मिनिमम और मैक्सिमम रेट देश में तय होने चाहिए। हमने 20 दिन पहला आटा यहाँ पर लिया बाजरे का, वो 65 रुपये किलो आया और किसान का 11 रुपये किलो बिक रहा। तो बीच में कहाँ जा रहा? ये जो कंपनियाँ आ रही है ना बड़ी बड़ी, ये और ज़्यादा हालात ख़राब करेगी, पूरे अनाज को होल्ड करेगी, महंगाई बढ़ाएगी। फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद में आज पालीवाल महाविद्यालय में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन शिकोहाबाद SDM देवेंद्र पाल सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उप जिलाधिकारी ने कहा कि आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है, बल्कि इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कड़ा संघर्ष किया, जान की बाजी लगाई। तमाम अनगिनत लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। चौरी चौरा कांड की घटना यूपी के गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को घटी थी। ये कार्यक्रम बेसिकली 2 चीज़ों को लेके शायद समायोजित किया गया है। इसमें चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का भी समावेश है और मिशन शक्ति जो आजकल कार्यक्रम चल रहा है सरकार की ओर से, वो भी इसमें शामिल किया गया है। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये 1922 में 4 फरवरी की घटना है। गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा, जहाँ पर एक भोपा बाजार करके एक जगह है। तो महात्मा गांधी जी जब असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो उसी के हिस्से के रूप में कुछ सत्याग्रही वहाँ पर उपस्थित थे। तो वहाँ पर एक सत्याग्रही के साथ बदतमीजी हुई, उनकी टोपी को पैरों से कुचला गया और मारपीट भी की गई। तो इस चीज़ को लेके जब आक्रोश हुआ तो फायरिंग भी हुई। उसमें 3 आंदोलनकारी हमारे सत्याग्रही शहीद हो गए और कई दर्जन लोग घायल भी हो गए। उसके बाद सत्याग्रहियों का जो आक्रोश था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने एक पुलिस चौकी को घेर के उसमें आग लगा दी थी, जिसमें करीब 20-22 पुलिसकर्मी और एक दरोगा मारे गए थे। और इसी हिंसा की घटना के बाद आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी को इस आंदोलन को वापस ले लिया था और कहा था कि हिंसा का कोई स्थान हमारे आंदोलन में नहीं है। तो आप ये तो एक घटना मात्र है, उसमें फिर बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा चला, जिसमें लगभग 114 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और दर्जनों लोगों को काली पानी की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन बाद में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने पैरवी किया तो 19 लोगों को फांसी हुई और 95 लोगों को फांसी से बचा लिया गया था। लेकिन ये एक घटना मात्र है जिसमें कि 19 लोग फांसी पे चढ़े, 3 लोग गोली से मारे गए। और इस तरह के हमारे इतिहास में अनेकों घटनाएं हैं जब हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया और उसके बाद हम लोगों को ये आज़ादी कहीं जाकर नसीब हुई। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, जिसको शायद आज़ादी के बाद पैदा होने वाले हम जैसे लोग उस शिद्दत से न समझ पाए जिस शिद्दत से उन लोगों ने समझा होगा। लेकिन आज़ादी पाना एक बात है और उसको बनाए रखना, और उसके उद्देश्य क्या थे। शासन अंग्रेज भी कर रहे थे, शासन अब हम स्वयं अपना शासन चला रहे हैं।
तो उस समय जो उद्देश्य हमने रखे थे अपने देश को जिस स्तर पर ले जाने के लिए, हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक न्याय हो, राजनीतिक दृष्टि से समता की बात हो, आर्थिक रूप से समता की दृष्टि की बात हो, वो सारे उद्देश्य हैं जब तक पूरे नहीं होते तब तक हम मानते हैं कि आज़ादी पूर्ण नहीं है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता ने कहा कि चौरी चौरा कांड बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसके लिए काफ़ी लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज की युवा पीढ़ी ये भूल चुकी है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, और जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र हम कम करते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट घटना है, ऐतिहासिक घटना है ये। हमारे विद्यार्थी भूल चुके हैं कि आज की जो युवा जनरेशन है उसे पता ही नहीं है कि ये जो हमको स्वतंत्रता मिली है, ये स्वतंत्रता के लिए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कितना बलिदान दिया था तब वो हमको स्वतंत्रता दिला पाए हैं। तो ये जो वर्ष हम मना रहे हैं, चौरी चौरा शताब्दी वर्ष, पूरे साल तक मनेगा ये। 4 फरवरी 2022 तक कार्यक्रम चलते रहेंगे इसमें। तो उनको स्मरण कराना है, उनको ये आभास दिलाना है कि हमको ये आज़ादी किस तरह से मिली थी। क्योंकि जब तक उनको ये पता नहीं रहेगा, कोई चीज़ जब फ्री में मिल जाती है, बहुत कम कीमत में मिलती है, तो हम उसकी नहीं समझ पाते हैं, उसकी वैल्यू हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो हम समारोह कर रहे हैं, तो ये एक अवेयरनेस के लिए है, स्टूडेंट्स को पता लगे, वो पढ़ेंगे इसके बारे में। हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने इसमें की हुई हैं, क्विज़ भी है, ऐसे भी है, डिबेट भी है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम इन 3 दिनों में लगातार करेंगे। तो उनको इस बारे में अवेयर करना है कि भाई एक घटना इस तरह की थी, इस घटना के परिणाम ये हुए, इस घटना का कारण ये था, जिससे उनको ये एहसास हो कि हमको जो आज़ादी मिली वो किस तरह से मिली। हमें इसको हमेशा स्मरण रखना है। दूसरा है नारी सशक्तिकरण। जो स्त्रियों के साथ में, नारी के साथ में, लड़कियों के साथ में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। छेड़छाड़ की घटना भी होती है, लेडीज हरासमेंट है, बस में, ट्रेन में घटनाएं होती रहती हैं उनके साथ में। कुछ दहेज का कांड भी है, कई इस तरह की बातें हैं। तो इसको लेकर के भी हमको अपनी जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ भी हैं, उनको भी अवेयर करना है। दूसरी बात यह है कि जो नारी थी, जो 40-50 साल पहले बात थी कि भाई नारी अबला है, कमज़ोर है, अब ऐसा नहीं है। आज हम देखें कि नारी सेना में भी है, सेना में भर्ती रह करके हमारी सरहदों की रक्षा कर रही हैं। पुलिस बल में तैनात होकर के वो आम सिविलियन की रक्षा करती हैं। वैज्ञानिक हैं, हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है। तो आज वो अबला नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में ज़्यादातर के में वही तस्वीर है कि भाई हम कमज़ोर हैं। पूर्व प्राचार्य बीसी जैन ने कहा कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला करके एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस घटना के कारण 3 नागरिकों सहित 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। महात्मा गांधी जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। इस आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के कंधों पे अब पूरी जिम्मेदारी है, और वो सफल तभी होगा जब सारा का सारा हिंदुस्तान आप लोगों के कंधों से चल के अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। ऑलरेडी छू रहा है। जब से हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें, आत्मनिर्भर भारत आपने सुना ही होगा, इसमें बहुत सारा साइंटिफिक जो इनोवेशन हो रहा है वो इंडिया में ही होने लगा है। बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं जो हमारे विद्यार्थी लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं, IIM से, IIT से और दूसरे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से। वो जाके अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल, उन्होंने छोटे छोटे उद्योग खोले हैं जिसमें ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो दुनिया में अभी तक नहीं हुए।
तो मेरा कहना यही है, आप लोग मन लगा के पढ़ें, अपने शिक्षकों को बैठने नहीं दें बिल्कुल। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हमारे मन में पैदा होंगे, उनका आंसर ढूंढने की कोशिश जितने बच्चे करते रहेंगे उतने ही वो अच्छे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के प्रोग्राम के लिए जो आगे बढ़ने के लिए बच्चों का, जो लेडीज़ के लिए भी बोला जा रहा है कि सशक्तिकरण के लिए जो बात करी जा रही है, वो सब आप लोगों के ऊपर ही है। कितना सशक्तिकरण होने वाला है, जितना पावरफुल आप बनेंगे उतना ही ज़्यादा सशक्तिकरण अपने आप हो जाता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय को तरह तरह की रंगोली बनाकर सजाया गया था। रंगोली में कई तरह की थीम को उकेरा गया। किसी ने कोरोना वायरस की रंगोली बनाकर, तो किसी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किसी ने पानी बचाओ की थीम बनाकर लोगों को एक नया संदेश दिया। मेरा नाम इशिका है, मैं बीएससी पार्ट 3 में पढ़ती हूँ, फाइनल ईयर में। और ये थीम है जो हमारे इंडिया में जितने भी सारे लोग हैं ना वो साथ रहते हैं, और जो हम लोग हैं ना वो ये नहीं है कि कोई एक हिंदू है या एक सिख है या ईसाई है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक ही हैं, हम सब इंडियन हैं। सर, मैंने ये थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर बनाई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग की सोच यही है कि अगर बेटा एक बार फेल हो जाए तो उसे दोबारा पढ़ाने के लिए आगे भेज दिया जाता है कि तुम पढ़ो, एक बार फिर से ट्राई करो। अगर वही काम बेटी एक बार फेल हो जाती है तो उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता कि तुम अब क्या करोगी, तुम घर का काम संभालो और खाना बनाओ, शादी कर देते हैं उससे जल्दी। तो मैंने इस थीम को लेके सर मैंने ये रंगोली बनाई है। मेरा नाम रशिका गुप्ता है, मैं क्लास बीएससी फर्स्ट से हूँ, बायो से। और ये मेरा सेव वाटर सेव लाइफ की मैंने ड्राइंग बनाई है, इसलिए क्योंकि हमारे देश में पानी की बहुत समस्या है, तो इसलिए हम चाहते हैं इस ड्राइंग द्वारा हमने ये संदेश दिया कि पानी को बचाना चाहिए।